हमारी फौज तनकीद का निशाना बनती है। मेरे नज़दीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आइनी है। आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। टू गुड टू बी ट्रू? वेल, उनके इस दावे की सच्चाई पर सिर्फ 14 माह बाद होने वाले मुतनाज़े इलेक्शन ने ही सवाल खड़ा कर दिया था, लेकिन पॉइंट ये है कि पाकिस्तानी सियासत में फौज की मुदाखलत का एतराफ खुद फौज कर चुकी है। और सिर्फ फौज ही नहीं, पाकिस्तान की तारीख पर और इनफैक्ट मौजूदा पाकिस्तान पर भी नजर डालें तो यही नजर आता है कि मुल्क के बड़े इदारे, फौज, अदलिया और सियासी एस्टैब्लिशमेंट बज़ाहिर शॉर्ट टर्म फायदों के लिए बार बार एक दूसरे के काम में दखलंदाजी, मुदाखलत की कोशिश करते रहते हैं। आज प्रोग्राम में ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपना अपना काम करने की जगह ये इदारे बज़ाहिर एक दूसरे पर सबकत हासिल करने और एक दूसरे के काम में मुदाखलत करने की कोशिश आखिर क्यों करते रहते हैं, और इदारों की इस जंग की असल कीमत कौन चुकाता है। बात सबसे ताज़ा मिसाल से शुरू करते हैं। आईनी तरमीम का मामला जो आजकल काफ़ी गर्म है, पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान रस्साकशी। ऑफ कोर्स कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इस मिसाल में पस पर्दा तीसरा इदारा यानी फौज भी इन्वॉल्व है, लेकिन फिलहाल पार्लियामेंट और अदलिया पर फोकस करते हैं। जो बात पीटीआई की रिजर्व सीट्स पर तनाज़े से शुरू हुई थी, वो बज़ाहिर पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान स्टैंड ऑफ तक पहुंच गई। इस लेटेस्ट रस्साकशी का कॉन्टेक्स्ट और इसका मतलब समझने के लिए हमने इस्लामाबाद में हमारे साथी शहजाद मलिक से बात की, जो इस स्टोरी को करीब से कवर कर रहे हैं, और पहले उनसे ये पूछा कि इन दोनों इदारों के दरमियान ये हो क्या रहा है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के दरमियान बज़ाहिर ये खींचातानी एक आइनी मामले पर चल रही है कि मखसूस नशिस्तों की डिस्ट्रीब्यूशन का इख्तियार किसके पास है, यानी किसकी अथॉरिटी को माना जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि आइन की तशरीह का इख्तियार उनके पास है, लिहाजा उनकी बात को माना जाए, जबकि पार्लियामेंट का ये मौक़िफ़ है कि कानून साजी करना पार्लियामेंट का इख्तियार है, लिहाजा उनकी अथॉरिटी को माना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हक़ में कुछ ऐसे फैसले दिए थे जिसको अंडू करने के लिए पार्लियामेंट ने कुछ अरसे के दौरान कानून साजी की है। तो क्या इस फैसले के बाद अब कोई हल इसका उभरता हुआ नजर आ रहा है, ये जो स्टैंड ऑफ पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान हमें नजर आ रहा था? अगर आप ज़रा इसकी डेप्थ में जाएं तो आपको दो किरदार और नज़र आएंगे, एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और दूसरा इमरान खान। पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो खींचातानी जा रही है, उसके बारे में कुछ आइनी माहिरीन का कहना है कि इसके पीछे इमरान खान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान चलने वाली टेंशन है। और जहाँ तक 63A कानून का मामला है, तो ये दरअसल पार्लियामान को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। अब इसके ख़त्म करने की जो टाइमिंग है उस पर तनाज़ा पैदा हुआ। चलें, बात कुछ वाज़ेह तो हुई है, लेकिन पार्लियामेंट और अदलिया की इस बैक एंड फोर्स के बारे में पार्लियामेंट और अदलिया से बाहर आम लोग क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं? पार्लियामान का काम है लोगों के लिए काम करना। अदलिया क्या कर रही है, किसको इंसाफ मिल रहा है, वो उनको उन पे छोड़ देना चाहिए। और फौज का काम है मुल्क की हिफाजत करना। उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि कौन सियासत में आ रहा है, कौन लीड कर रहा है मुल्क को। अगर हर अदारा अपना काम खुद करेगा तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा, आई थिंक। जी, मेरे मुताबिक तो फ़ौज, अदलिया, इंतज़ामिया तीनों एक दूसरे के काम में हमेशा से मुदाखलत करते आए हैं, और यही वजह है जिसकी वजह से आज हम इस हालात पर खड़े हैं पाकिस्तान के। गवर्नमेंट में फ़ौज को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इससे जो हमारे मुल्क की तरक्की है वो ज़वाल पजीर हो रही है। पाकिस्तान में अमूमन हर एक जो स्टेट के पिलर्स होते हैं एक दूसरे के काम में इंटरवीन ही कर रहे हैं जब से आज़ाद हुआ है। बिल्कुल मुदाखलत कर रहे हैं, इसीलिए जो है रात के 2 बजे भी अदालतें खुल जाती हैं उनकी हेयरिंग के लिए, जबकि आम आवाम जो है उनके केस लटके ही रहते हैं। आइन की खूबसूरती ये होती है कि सेपरेशन ऑफ पावर ये पाकिस्तान के आइन में मौजूद है। इसका मतलब ये इदारे अपने अपने हदूद में काम करें, और जब ये इदारे अपने आप काम करेंगे तो ज़ाहिर बात है एक आइडियल डेमोक्रेसी चलेगी पाकिस्तान में। तो लोग यहाँ किन इदारों की बात कर रहे हैं? GHQ, कोर्ट्स, पार्लियामेंट, यानी अदलिया, सियासी एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी। लोगों की मायूसी और नाउम्मीदी किसी हद तक समझ में भी आती है। आफ्टर ऑल ये सब न तो नया है और ना ही सरप्राइजिंग। पाकिस्तान की तारीख इस तरह की मिसालों से भरी हुई है। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के क़याम के साथ ही इदारों के दरमियान शॉर्ट टर्म गेन्स और अपने असर रसूख को बढ़ाने के लिए एक तरह की रस्साकशी शुरू हो गई। वैसे अगर देखा जाए तो इदारों की एक दूसरे पर नज़र नेसेसरली बुरी बात नहीं होती। इनफैक्ट किसी भी फंक्शनिंग जमहूरियत में इदारे एक दूसरे को बैलेंस करने का काम करते हैं। तो फिर मसला क्या है? हमने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हुमैरा इक़्तिदार से बात की।
چیکس اینڈ بیلنسز اور مداخلت میں بہت بڑا فرق ہے. چیکس اینڈ بیلنسز تو ایک جمہوری نظام کی ڈیمانڈ ہے, اس کی ریکوائرمنٹ ہے. مداخلت میں یہ سب نہیں ہوتا. مداخلت میں اکثر عوام کی بہتری کا اگر کہا بھی جائے تو ہم لانگ ٹرم ایفیکٹ اس کا یہ دیکھتے ہیں وہ 70-75 سالوں کے بعد کہ ان سے ادارے ایکچولی کمزور ہو گئے ہیں. اب چیکس اینڈ بیلنسز اور مداخلت کے اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے ماضی پر ذرا نظر ڈالتے ہیں. پاکستانی ریاست کی کہانی پاکستان کے 3 بڑے اداروں کے گرد گھومتی ہے: فوج، عدلیہ اور حکومت. پاکستانی فوج نے اب تک 3 مرتبہ حکومت پر ڈائریکٹ قبضہ کیا ہے. مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے. سارے ملک میں ماشاء اللہ نافذ کر دیا گیا ہے. قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں. صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں. البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے. اس کے بعض حصوں پر عمل درآمد روک لیا گیا ہے. دوسری طرف حکومت نے کئی بار عدلیہ کی کارروائی میں مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ عدلیہ پر حملے بھی ہوئے ہیں، اور اسی طرح عدلیہ نے بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے حکومت کے کام میں کئی بار مداخلت کی ہے اور ایسے فیصلے بھی دیے ہیں جن کے ذریعے فوجی آمروں نے جمہوری حکومتوں کو ختم کرنے کو، بغاوت کو لیجٹمائز کیا ہے. جیسے کہ 1958 کا 200 ورسز فیڈریشن کیس، جس میں جسٹس منیر کے دیے جانے والے فیصلے کو آج تک کوٹ کیا جاتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو مارشل لاء کی روایت قائم ہوئی، وہ اس کو جو ہے جائز قرار دیا 200 ججمنٹس میں یہ. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ جتنی دفعہ بھی ملک میں آئین ٹوٹا اور جتنے بھی مارشل لاز لگائے، اس میں جنرل ضیاء الحق بھی تھے، اس میں جنرل مشرف بھی تھے، جنرل یحییٰ بھی تھے، تو ان سب کو جو ہے وہ کسی نہ کسی آئینی درخواستوں میں ان کو جو ہے وہ جائز قرار دیا گیا، ان کے ایکٹ کو اور ان کے حکومت کو. جب ادارے کمزور ہوتے ہیں یا اداروں میں بیلنس نہیں رہتا تو کیا ہوتا ہے؟ اداروں کے درمیان بیلنس آف پاور ختم ہو جائے تو ہوتا یہ ہے کہ ایک ادارہ دوسروں پر حاوی آ جاتا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی بھی کئی مثالیں ملتی ہیں. فوج کے حاوی آ جانے کی مثالیں تو واضح ہیں، لیکن حکومت اور عدلیہ کے درمیان کی رساکشی میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے. آپ کو پاکستان سٹیل ملز کا حال تو پتہ ہی ہوگا. ایک وقت میں ملک کا سب سے بڑا میگا پروجیکٹ، اور اب مکمل بدحالی کا شکار. شاید تصویر کا رخ مختلف ہوتا اگر عدلیہ حکومت کے کام میں مداخلت نہ کرتی. عدالت نے سو موٹو کے ذریعے سٹیل ملز کی نجکاری روک دی، جس کے بعد ملز کو خریدنے والا بھی کوئی نہیں رہا. اس سے فائدہ کس کا ہوا یہ تو پتہ نہیں، لیکن نقصان پاکستان کا ہوا تھا. احمد بلال محبوب پاکستان میں اداروں کی اس رساکشی پر کافی ریسرچ کر چکے ہیں. سٹیل مل تو ایک بڑا کلاسک کیس ہے جس کے اندر بغیر سوچے سمجھے عدالت نے، جس کی مالی معاملات میں جو تفہیم ہے یا سمجھ ہے وہ بھی بہت زیادہ نہیں تھی، تو انہوں نے ایسا فیصلہ کر دیا اور اس کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. سٹیل میں اگر پرائیویٹائز کی ہوتی تو ہمیں بہت سارے پیسے مل جاتے اور وہ سٹیل مل اپنا کام دوبارہ کرنے لگ جاتی، اور پھر ہمیں اس کا ٹیکس بھی وہ ادا کرتے جو پرائیویٹائز کرنے کے بعد جن کے پاس یہ مل جاتی. لیکن جو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ پچھلے کوئی 10 سال سے زائد سے وہ سٹیل مل کے جو امپلائیز ہیں وہ ابھی بھی ان کی تنخواہ حکومت پاکستان انہیں دے رہی ہے. یعنی اس سب سے نقصان ملک کا، اکانومی کا تو ہوتا ہی ہے، لیکن خود ان اداروں کو اور جو ان کے اصل فنکشنز ہیں انہیں بھی نقصان پہنچتا ہے. پارلیمنٹ اہم اور ضروری فیصلے نہیں لے پاتی، فوج کو اپنا رول سرحدوں پر ہی نہیں سرحدوں اور اداروں کے اندر نظر آنے لگتا ہے، اور عدلیہ سو موٹو میں تیز اور پینڈنگ کیسز نمٹانے میں بہت پیچھے رہ جاتی ہے. لا اینڈ جسٹس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق اس سال جون تک عدالتوں میں پینڈنگ کیسز کی تعداد 2.26 ملین ہے. ڈسٹرکٹ لیول عدالتوں میں 1.86 ملین پینڈنگ کیسز ہیں، اور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، شریعت کورٹ میں 0.39 ملین کیسز پینڈنگ ہیں. اور ملک کی سب سے بڑی عدالت میں یعنی سپریم کورٹ میں 54,965 کیسز پینڈنگ ہیں. یہ سچ ہے کہ پاکستان میں عدالتوں پر بہت پریشر ہے. یہ پریشر مین پاور کا بھی ہے اور مبینہ طور پر فوج اور حکومت کا بھی. لیکن پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کو دیکھتے ہوئے یہ کیوں لگتا ہے کہ اس تکون میں سب سے زیادہ کمزور سیاسی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت ہے؟ باقی جو ادارے ہیں وہ تو یونیفائڈ ہیں، ان کے اندر دھڑے بندی نہیں ہوتی. لیکن جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر ایک سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں. جب پارلیمنٹ پہ کوئی اسالٹ ہو یا کوئی حملہ ہو تو وہ اکٹھے ہو کے مقابلہ نہیں کرتی. صرف ایک ایکسیپشن ہے کہ جب 2014 میں پی ٹی آئی نے دھرنا دیا تھا پارلیمنٹ کے باہر، اور پارلیمنٹ پہ
एक किस्म का हमला भी किया था, तो उस वक्त की अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त की गवर्नमेंट जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की थी उनका साथ दिया था। जैसे अभी आपको मालूम है कि 2022 में ऐसे हुआ कि पीटीआई की गवर्नमेंट थी और उस वक्त जो अपोजिशन थी वो इस्टेब्लिशमेंट से मिल गए, तो पीटीआई की हुकूमत जाती रही, तो पार्लियामेंट इस लिहाज से डिफीट हो गई। तो इस तरह के बहुत से नतायज हैं जिसमें अपोजिशन हुकूमत का साथ नहीं देती, खा वो पार्लियामेंट का एक जॉइंट किस्म का मसला ही क्यों ना हो, वो अपने वक्ती मफाद के लिए हुकूमत की मुखालफत करके दूसरों के साथ मिल जाते हैं। और जो इदारों की आपस की रस्साकशी और जंग होती है, इसका लोगों पर, जो अवाम है पाकिस्तान के, उन पर और उनकी ज़िंदगी पर किस तरह का असर पड़ता है? बांग्लादेश के साथ कर लें कंपेयर और इंडिया के साथ कंपेयर कर लें तो हमारी पर कैपिटा इनकम तो इंडिया से ज़्यादा थी एक ज़माने में, लेकिन ये हमारी ये जो इस किस्म के इदारों के दरमियान तसादुम की वजह से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, सियासी अदम इस्तेहकाम, उसकी वजह से हमारी तरक्की का अमल रुक जाता है, हमारी तिजारत का अमल रुक जाता है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने वाले नहीं आते क्योंकि वो देखते हैं कि यहाँ तो इदारे आपस में लड़ रहे हैं, कोई मुस्तहकम पॉलिसी नहीं बना पाते, तो इसलिए हम आगे तरक्की की मंजिलें तय नहीं कर सकते। हम जब अदलिया, पार्लियामेंट और फौज की बात करते हैं तो दरअसल हम मुल्क की सियासी, समाजी, इकोनॉमिक, दिफाई यानी हर सूरत हाल के बारे में बात कर रहे होते हैं, और इन तमाम पहलुओं का डायरेक्ट ताल्लुक आम शहरियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से होता है। अगर आइन को बार बार मुअत्तल किया जाए, इदारे महफूज ना हों, इदारे अपने दायरों से निकल कर एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करें, तो मुल्क का निज़ाम चलते चलते रुक जाता है और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर हो जाती है। प्रोग्राम के आगाज में हमने जो सवाल पूछा था कि इदारों के दरमियान इस रस्साकशी, इस जंग की असल कीमत कौन चुकाता है, उसका जवाब साफ है। एक तरफ ये इदारे खुद अपना, जमहूरियत का, मुल्क का नुकसान करते हैं और दूसरी तरफ इस सब की कीमत पाकिस्तान का आम शहरी चुकाता है।